कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको कह दिया कि आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ विशेस, तो क्या आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है जिससे आप ये मेज़र कर सको कि मैम ने आपको कितना विशेस भेजा? या कोई बंदा अगर ये कह रहा है कि ही इज़ वेरी हैप्पी, तो क्या आप उसकी हैप्पीनेस को मेज़र कर सकते हो? नहीं ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। आपको पता है, लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, कमरे में लाइट की कितनी इंटेंसिटी है, या किसी भी वायर में कितना करंट दौड़ रहा है, बिल्कुल ये सब कुछ मेज़र कर सकते हैं। ये सारे कुछ, दीज आर द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। तो फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फटाफट हम फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं। which can be measured. For example, length can be measured, mass can also be measured, टाइम भी हम मेज़र कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं, डेंसिटी मेज़र कर सकते हैं, स्पीड मेज़र कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सी क्वांटिटी हैं जो मेज़र कर सकते हैं। तो दीज आर दी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब बच्चों, किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q इज इक्वल टू NU। दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हैज़ टू पार्ट, वन इज N, अनदर वन इज U। N फॉर नंबर एंड U फॉर यूनिट। ठीक है, N फॉर नंबर, U फॉर यूनिट। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। सपोज मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है मेरे पास, और मैं अगर इसकी लेंथ को कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, कैलकुलेट करती हूँ। सपोज इसकी लेंथ आती है 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे इसके लेंथ को? लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू 10 टाइम्स 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 क्या हो गया? 10 इज अ नंबर एंड 1 सेंटीमीटर क्या हो गया? यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट है ये 1 सेंटीमीटर, लेकिन आप क्या देख सकते हो यहाँ से? दैट यूनिट इटसेल्फ इज अ मेजरमेंट, है ना। यूनिट भी एक मेजरमेंट है सेम क्वांटिटी का। जिस क्वांटिटी का हम मेजरमेंट ले रहे हैं NU, उस क्वांटिटी का U जो यूनिट है वो भी एक मेजरमेंट है, पर उस मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो यहाँ आप लिख सकते हो दैट यूनिट क्या है? यूनिट इज अ So we can say that unit is a standard measurement of the same quantity। ठीक है, अगर मैंने किसी चीज़ की मास, सपोज इस ऑब्जेक्ट की मुझे मास निकालनी है, सपोज इसकी मास है 50 ग्राम, तो हम लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू, मास कितनी है? 50 ग्राम है। तुम क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 1 ग्राम। यानी इस ऑब्जेक्ट में अगर हमने 1 ग्राम को 50 टाइम्स रख दिया, अगर 1 ग्राम 50 बार हमने रखा, तो उसका मास सेम होगा इस ऑब्जेक्ट के मास के बराबर। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि 15 टाइम्स अ ग्राम इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे 1 ग्राम यूनिट है, और यूनिट क्या है? आपकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। यानी इस जगह पे ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है? मास में है। लेंथ की जगह पे, लेंथ की जब हम निकालते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो क्या है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट है लेंथ में। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आपको? इरेज कर रही हूँ। अब फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी होती हैं। बोर्ड पे मैंने 3 4 5 नाम लिखे हैं, बट है एक्चुअल में बहुत सारी। करंट फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, देन वर्क है, पावर है, एनर्जी है, इस रूम में कितनी लाइट आ रही है, उसकी इंटेंसिटी है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर हर फिजिकल क्वांटिटी का हम अलग अलग यूनिट रखना शुरू कर दें, तो ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए मेमोराइज करना। जब फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की गई, तो देखा गया कि कुछ क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट दूसरे क्वांटिटी के मेजरमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे सपोज इस एग्जांपल में हम देते हैं, अगर लेंथ को आप देखो, किसी भी अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ आप कैलकुलेट करोगे, तो देखो कि लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, लेंथ आप सिंपली मेजर करते हो तो लेंथ आता है। मास भी वैसी क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, टाइम भी वैसी क्वांटिटी है। लेकिन जब वॉल्यूम की बात करते हो, तो किसी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले तो उसके सारे लेंथ हमें जानना जरूरी है। सपोज इस बोर्ड की अगर एरिया हमें चाहिए, तो इस एरिया के लिए हमें इसकी ये वाली लेंथ चाहिए और ये वाली लेंथ चाहिए।
है ना। अगर किसी सिलेंडर की अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होती है सिलेंडर की, तो हमें उसकी आर लेंथ चाहिए और क्या चाहिए, हाइट वाली लेंथ चाहिए। अब आर भी क्या है, लेंथ ही है ना, आर भी लेंथ है इस डायरेक्शन में और एच भी लेंथ है इस डायरेक्शन में। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें हर डायरेक्शन में लेंथ पता होगा तो हम उसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी डेंसिटी निकालने के लिए हमें मास चाहिए होती है और हमें वॉल्यूम चाहिए होती है, जो कि अल्टीमेटली हमें लेंथ पे डिपेंड करती है। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस बच्चों क्या है, डिस्टेंस भी लेंथ है ना, और टाइम भी आपका ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी स्पीड भी डिपेंड कर रही है लेंथ पे और टाइम पे। तो यहाँ पे अभी तक जो हमने समझा, तो हम इस पूरी क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वैसी कैटेगरी जिसमें जो क्वांटिटी लाई कर रही है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में वैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ लाई करती हैं जो कि डिपेंड कर रही है पहले वाली कैटेगरी पे। तो बच्चों ऐसी कैटेगरी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है ना, उस कैटेगरी वाले फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रही है बात। और ऐसी क्वांटिटी को जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। जल्दी से डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। So fundamental quantity are those which cannot be represented as the combinations of other quantities, or we can say that these are independent quantities. एग्जाम्पल में मैंने बता दिया लेंथ, मास, टाइम, और भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे हम। ऑन द अदर हैंड दूसरी वाली क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। That means derived quantity are those which can be expressed as the combinations of fundamental quantity। जैसे इस केस में वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड की बात हमने कर ली। अब बच्चों इन क्वांटिटीज़ के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी वाली यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। तो आप यहीं पे लिख लो। बच्चों किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत होती है। यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है उसी फिजिकल क्वांटिटी का जिस क्वांटिटी को हम मेज़र करना चाहते हैं, जो हमें ये बताता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट कितनी बार है। Q इज इक्वल टू NU, N टाइम्स U, है ना। तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिसाइड कौन करता है, इस यूनिट को डिसाइड कौन करता है। स्टार्टिंग में हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्टेड नहीं थे, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में सेम क्वांटिटी के लिए डिफरेंट यूनिट यूज़ होने लगे। जैसे किसी कंट्री में अगर मास को किलोग्राम कहा जा रहा है तो किसी कंट्री में उस मास के लिए हम पाउंड का यूज़ कर रहे हैं, किसी कंट्री में उसी मास के लिए हम ग्राम का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट था, ठीक है। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट, है ना। किसी देश में यहाँ FPS ऑर्डर है इसका, लेंथ, मास एंड सेकंड, यानी लेंथ, मास, सेकंड में ये ऑर्डर है आपका। किसी देश में मास के लिए पाउंड, किसी देश में ग्राम, और किसी अलग कंट्री में उसी के लिए किलोग्राम का यूज़ हुआ। टाइम के लिए हर देश में एक ही यूनिट यूज़ हुई, दैट इज़ सेकंड। तो ये अलग अलग सिस्टम्स थे अलग अलग देशों में। अब जब धीरे धीरे जब ट्रेड डेवलप किया, जब एक कंट्री ने दूसरे कंट्री से ट्रेडिंग शुरू करी, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हुआ, तो किसी देश ने कुछ डिमांड रखा दूसरी कंट्री में, जिस कंट्री में CGS है उसने डिमांड रखा उस ऐसी कंट्री में जिस कंट्री में FPS सिस्टम है। अब उन्होंने सेंटीमीटर में किसी चीज़ की डिमांड रखी, वहाँ पे फुट है तो उन्हें पहले सेंटीमीटर को फुट में कन्वर्ट करना था, फिर एक्सपोर्ट करते वक्त उस फुट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते वक्त ये बताना था कि आपकी डिमांड फुलफिल कर दी हमने। तो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में ट्रेडिंग के समय जो कन्वर्जन था, जो यूनिट का कन्वर्जन था, वो थोड़ी डिफ़िकल्टीज आने लगी,
तो सारे देश के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा सिस्टम बनाए जो सारे देशों में एक्सेप्टेबल हो। तो उसके बाद आया हमारा एसआई सिस्टम, आई मीन एसआई यूनिट्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो आज के डेट में एक्सेप्टेबल है, इसके अंदर टोटल 9 क्वांटिटीज़ है जिसकी यूनिट डिफाइंड है ना, जिसमें 7 क्वांटिटीज़ पहले आई और उसके बाद दो और क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया बाद में, जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या क्या है ये क्वांटिटीज और उनकी यूनिट क्या है। ऐसा यूनिट में टोटल 9 ऐसी क्वांटिटी है जिनकी यूनिट और सिंबल, यूनिट के सिंबल डिफाइंड है। पहला हमारा लेंथ है, मीटर एंड स्मॉल एम। मास है जिसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम है और उसके सिंबल केजी है। टाइम है सेकेंड, स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, सिंबल इसकी कैपिटल ए है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जिसको हम केल्विन में मेज़र करते हैं, कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOL, ऑल इन स्मॉल लेटर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CD कैंडेला का शॉर्ट फॉर्म है, CD आपका स्मॉल लेटर है। प्लेन एंगल रेडियन, RAD। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, SR। अब बच्चों लगभग सारी क्वांटिटी के से आप फैमिलियर हो, नहीं हो तो हो जाओगे। लेंथ, मास, टाइम तो आपको पता है क्या है। इलेक्ट्रिक करंट भी आप जानते हो, टेम्परेचर के बारे में भी जानते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आपने पढ़ रखा है या केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी आप जानते हो क्या होता है। प्लेन एंगल भी सुना होगा आपने, प्लेन एंगल भी आपको पता है। सॉलिड एंगल शायद आपको नहीं पता है, हम लोग पढ़ेंगे, पर फिलहाल आप जान लो ये क्या है। प्लेन एंगल आपको पता है कि अगर कोई आर्क किसी पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म करती है वो प्लेन एंगल कहलाती है ना। अगर कोई आर्क जिसकी लेंथ L है और ये रेडियस है R, तो इसे हम प्लेन एंगल कहते हैं। क्यों प्लेन एंगल कहते हैं? क्योंकि ये एंगल किसी प्लेन पे बना रही है, ठीक है। वहीं पे अगर कोई एरिया है, अगर किसी एरिया को किसी पॉइंट पे हम ये देखें कि वो एरिया किसी पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है, ठीक है, ये एरिया का सारा साइड किसी एक पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, तो उस एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंगल एक सॉलिड पार्ट को कवर करती है, ठीक है। सो ये सॉलिड एंगल हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट। द नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर अभी तक ट्रेंड देखे जाइएगा तो लगभग हर साल इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी जान लेते हैं आखिर डायमेंशंस है क्या। तो डायमेंशन को समझने से पहले आप ऐसे समझिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर स्पीड एग्जाम्पल में लूँ तो स्पीड को हम क्या लिखते हैं? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यानी स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशंस में। तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी है? सोचो, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ा है, जो 9 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसमें डिस्टेंस किस कैटेगरी में आता है? डिस्टेंस क्या है? लेंथ। डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेंथ में। और टाइम तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ही। तो यहाँ पे स्पीड को हमने क्या किया? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन कहता है, डायमेंशन का मतलब होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो पार होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस बोलते हैं। एक बार फिर से, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो पार होती है उनको हम डायमेंशंस बोलते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर बेसिकली द पास टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे अगर हम इसको पार के टर्म में लिखें तो हम लेंथ की पार क्या लिखेंगे? 1, और टाइम डिनोमिनेटर में है, ऊपर ले जाइए इसे, तुम इसे क्या लिख सकते हैं? -1। यानी क्या कह सकते हो आप? स्पीड के डायमेंशंस कितने हैं? यहाँ पे 1 है और -1 है। लेंथ में 1 है और टाइम में -1 है, ठीक है।
अब बच्चों ये जो मैंने लिखा है ये फॉर्मूला जैसा कुछ दिख रहा है ना, फॉर्मूला जैसा लग रहा है। अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं ये बताने के लिए दैट वी आर डीलिंग विद द डायमेंशंस ओनली एंड नॉट विद द मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या करना होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिख लिया, इसका मतलब हो गया कि हम लोग अभी डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई, जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लिखते हैं ना, तो हम पूरे नाम के लिए पूरा नाम नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं एक सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, या मिनिमम नंबर ऑफ लेटर से डिनोट करते हैं। तो लेंथ के लिए जनरली एल, कैपिटल एल का यूज़ होता है और टाइम के लिए कैपिटल टी का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस केस में आप कह सकते हो कि स्पीड इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड एंड द डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 1 and -1 इन लेंथ एंड टाइम, ठीक है। अब जब सिंबल की बात आती है तो मैं बता दूं कि जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है सबके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज होता है। जैसे मास के लिए m, लेंथ के लिए l, t के लिए टाइम, और इनके अलावा और जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आई मीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके लिए हम जनरली यूनिट्स के जो सिंबल हैं उस सिंबल को हम ले लेते हैं। जैसे टेम्परेचर के लिए हमारा केल्विन का K यूज होता है, ठीक है। करंट के लिए हमारा एम्पेयर का A यूज होता है। कभी कभी टेम्परेचर के लिए हम K की जगह पे थीटा भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है एग्जामिनेशन में, ऑप्शंस देके आप समझ जाते हो कि आखिर किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन सा सिंबल यूज़ हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अब कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम फोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए क्या हमने सीखा कि हम उसको एक फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उस फॉर्मूले में हम उसे क्या करते हैं, फिर बाद में उसको फर्दर हम लोग तोड़ते हैं उनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। जैसे फोर्स के लिए फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या पता है, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, ये पता है हमें। क्या मास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है? एक्सेलरेशन है? नहीं है। फिर इसको फर्दर हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन की जगह पे वेलोसिटी बाय टाइम। क्या वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं है। तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आ सकती है। अगर इसे हम लेंथ में डिनोट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम। पहले से एक टाइम है तो क्या हो गया, टी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, MLT। मास में क्या है, डायमेंशन 1 है। लेंथ में क्या है, डायमेंशन 1 है। और टाइम में क्या हो गया, डायमेंशन -2 है ना। डिनोमिनेटर में ऊपर गया तो -2 हो गया। ये बात थी फोर्स की। अब अगर एनर्जी का डायमेंशन लिखें तुम क्या लिख सकते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी का कोई फॉर्मूला याद करो। वर्क डन भी एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। तो एनर्जी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। एनर्जी का जो भी डायमेंशन याद आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का याद आ रहा है अगर फॉर्मूला तो वो यूज़ कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर सकते हो या वर्क डन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं वर्क डन के लिए लिख रही हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी हमने निकाला, क्या है ये, MLT⁻²। डिस्प्लेसमेंट का क्या होती है डायमेंशन, लेंथ होती है। तो यहाँ पे एक लेंथ और ऐड हो गई, तो ये हमारा आ गया एनर्जी का डायमेंशन। चेक कर लेते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी की भी क्या सेम डायमेंशन है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज G इंटू H, ठीक है। G की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टी का स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है। अभी हमने एक्सेलरेशन का क्या देखा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, देन L अपॉन टी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं मास G की जगह पे L अपॉन टी स्क्वायर। H क्या है, इस डायरेक्शन में हाइट है तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी इस डायरेक्शन में लेंथ है तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए L। तो अगेन हमारे पास क्या आ गया, ML² है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो एनर्जी कहीं से भी आप निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालोगे, इवन काइनेटिक एनर्जी भी देखोगे तो उसके भी डायमेंशन सेम होगी, वर्क डन की भी डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन निकालिए। अब बच्चों के इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं है। क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट है। और हमें इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज के बीच में रिलेशन पता है। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। यानी करंट क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम होती है। तो हम चार्ज की जगह पे क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। करंट क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए से। तो हम लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम,
यानी ये सिंपली हो गया AT, यानी इसकी डायमेंशन हो गई 1 करंट में और टाइम में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन आप निकाल लो जल्दी। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन के लिए हमने क्या देखा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। चार्ज की डायमेंशन हमने अभी भी निकाली, दैट इज AT। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mL(T⁻²). डिस्प्लेसमेंट है L, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ये हो गया AT। तो फाइनली इसकी डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं? mLTA। ये 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ यूज़ हुई है। तो m में कितना डायमेंशन है? 1 है, L में है 2, T में कितना है? 1 ऊपर चला गया तो ये -3 बन गया, A ऊपर चला गया तो -1 चला गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। और डायमेंशंस कितनी हो गई? 1, 2, -3, -1, मास में, लेंथ में, टाइम में और करंट में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप निकालो कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस क्यों डरा रहे हो मैम? अभी तो हम 10th से आए और पता नहीं कैसे कैसे। बच्चों डोंट वरी इफ़ यू डोंट नो द फॉर्मूलाज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये सारी कुछ आपको क्लास 12th में पढ़नी है। ठीक है, एक कैपेसिटेंस आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है ना, अब जिस वक्त ये सारी क्वेश्चंस आने वाली हैं एग्जाम में, उस वक्त आपके पास सारे फॉर्मूलाज आपके दिमाग में होगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सिंपली फ्लिप द पेज, नोट डाउन द फॉर्मूलाज एंड प्रोसीड फर्दर। कोई दिक्कत नहीं, अभी आपके पास फ्रीडम है चीटिंग करने की। और अभी यहाँ पे मैं हूँ फॉर्मूला बताने के लिए। अगर एक बार फॉर्मूला आपको पता चल गया ना तो ईजिली आप डायमेंशन निकाल सकते हो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपका होता है Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। Q चार्ज, V पोटेंशियल डिफरेंस। Q का फॉर्मूला हमने, Q का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला है AT, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या निकाला है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? mL² T⁻³ (3e⁻1). कितनी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास यहाँ पे? मास, लेंथ, टाइम एंड करंट। जल्दी से देख लेते हैं किस क्वांटिटी में कौन सी डायमेंशन है। मास में क्या हो जाएगा यहाँ पे? -1 नीचे है। L कहाँ है? ये एक L है, ये -2 ऊपर चला गया। T है एक ऊपर और 3 नीचे, -3 है नीचे, तो ऊपर गया तो ये बन गया +4। A एक ऊपर है, नीचे -1 है, तो ये चला गया ऊपर तो बन गया स्क्वायर। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के एग्जांपल, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन के एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल G। अगर इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो ग्रेविटेशन में आप पढ़ोगे जब 2 मास किसी डिस्टेंस पे रखा रहता है तो उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। ठीक है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, F = कैपिटल G, ठीक है, m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, मास अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दोज मासेस। ठीक है, तो हम यहाँ वहाँ से G का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है, mL(T⁻²). r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द मासेस है, तो वहाँ पे r की जगह पे हम लेंथ लिख सकते हैं ना, लेंथ ही तो है इसकी डायमेंशन, तो लेंथ स्क्वायर हो गया। नीचे में 2 मास है, m1 भी मास है, m2 भी मास है, तो हम क्या लिख सकते हैं? m²। यहाँ से हम देख रहे हैं mLT 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, G कैपिटल G। तो यहाँ पे m में क्या डायमेंशन है? 1 and -2, ऊपर गया -2 बन गया, तो ये बन गया -1। L क्या हो जाएगा? L³ और T यहाँ पे सिंगल टाइम है, तो T की डायमेंशन क्या है? -2 है। तो यहाँ पे कैपिटल G की यही डायमेंशंस हो गई, -1, 3, -2, मास, लेंथ और टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम निकालते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। प्लैंक्स कांस्टेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल s से। अब इसका एक कोई फार्मूला है, याद करो कोई फार्मूला ऐसा जो आपने पढ़ा है। तो फोटोन की एनर्जी जब निकालते हैं हम, तो वहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट का यूज़ होता है। ठीक है, F क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट है जिसमें हम फोटोन की एनर्जी निकालते हैं, तो वहाँ से H को हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनर्जी का हमने डायमेंशंस निकाला है, एनर्जी क्या है? mL² T⁻²। फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, टाइम पीरियड
यानी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है 1 अपॉन टाइम। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1 अपॉन टाइम लिख दिया। टी ऊपर चला गया तो क्या बन गया, ml² T⁻⁻1। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट निकालो आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप पढ़ोगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तब। थर्मोडायनेमिक्स में आप एक इक्वेशन पढ़ोगे, PV = N कैपिटल KT। इस जगह पे कैपिटल N आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। जब डायमेंशन की बात आती है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायमेंशंस लिखेंगे हम तो n को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या लिख सकते हैं, K = PV/T लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, वॉल्यूम, और T क्या है, टाइम। नहीं बच्चों, ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर है। अब यहाँ P का फॉर्मूला हमें क्या पता है, बताओ क्या पता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम की डायमेंशन फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, L³ है, लिखते हैं बाद में हम। और ये क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, फोर्स के लिए क्या पता है हमें, mL/T⁻²। वॉल्यूम के लिए क्या होती है, L³। एरिया के लिए L², और टेम्परेचर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल K या थीटा। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, mL/T⁻K। मास में कितनी डायमेंशन है, कहाँ है मास, एक जगह है 1। L कहाँ है, 1 3 4, नीचे 2 -2 हो गया तो ये बन गया 2। T कहाँ है बच्चों, टाइम कहाँ है, एक जगह है -2। K कहाँ है, K है नीचे। ठीक है, तो ये हो गया -1। ठीक है, सो दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड दीज आर द डायमेंशंस ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ से हमने देखा कि इवन कांस्टेंट्स के भी डायमेंशंस होते हैं और कांस्टेंट्स टर्म के भी यूनिट्स होते हैं। अब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, कुछ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे प्लेन एंगल की डायमेंशन को हम कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है प्लेन एंगल का, अगर ये आर्क है, लेंथ इसकी स्मॉल l है और ये रेडियस है, तो इस थीटा को कैसे डिनोट करते हैं हम, L/R से। ठीक है, L क्या है, आर्क की लेंथ है, और R क्या है, रेडियस है, तो दोनों ही लेंथ में है। ठीक है, दोनों के डायमेंशन क्या है, लेंथ है, तो हम कैपिटल L/L लिख सकते हैं। ठीक है, कट गया दोनों, यानी हमें इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, 0 डायमेंशन आ गई, यानी हम क्या लिख सकते हैं, इसको L⁻0 लिख सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, mL/T में हम 0 0 0 लिखते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। दूसरा एग्जांपल सॉलिड एंगल का एग्जांपल है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आप जब पढ़ोगे तो देखोगे कि सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन R²। ठीक है, जिस एरिया से किसी पॉइंट पे ये एंगल बनाती है उस एरिया का रेशियो R² से। तो एरिया की डायमेंशन कितनी होती है, L², और R² क्या हो जाएगा, L²। अगेन ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और भी कोई एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशनलेस है। नेक्स्ट आप स्ट्रेन पढ़ोगे जब, तो देखोगे स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ का भी डायमेंशन लेंथ है, इनिशियल लेंथ का भी डायमेंशन लेंथ होता है, तो अगेन ये क्या हो गई, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आप ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2 डिफरेंट मीडियम, V0/Vm। अब यहाँ पे सेम फिजिकल क्वांटिटी का हमने रेशियो लिया है तो ये ऑलरेडी डायमेंशनलेस हो गई, है ना। वेलोसिटी क्या होती है, L/T
देन L अपॉन टी, दोनों क्रॉस हो गया तो हमारे पास क्या डायमेंशंस आई, 0 इन एवरी फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन हो गया। अब बच्चों दीज वे आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली है। यहाँ पे 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी डायमेंशंस तो नहीं हैं पर इनके यूनिट डिफाइंड है, जैसे प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन, पर इनकी डायमेंशंस नहीं होती है ना। अब क्या ऐसी भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशंस डिफाइंड है बट यूनिट नहीं है? तो आंसर है नहीं, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती जिनकी हम डायमेंशंस डिफाइन करें और उसकी यूनिट नहीं होती। अगर डायमेंशंस होंगे तो यूनिट पक्का होगा, और अगर यूनिट है तो हम वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि उसकी डायमेंशन होगी ही। ठीक है, तो ये 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि इनकी यूनिट है बट इनके डायमेंशंस नहीं है। ठीक है बच्चों, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का मैंने एग्जाम्पल लिया आपको डायमेंशन समझाने के लिए, बट ये इनफ नहीं है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ और भी हैं जो आप धीरे धीरे पढ़ोगे, जब जैसे जैसे आपके चैप्टर्स सिलेबस कंप्लीट होंगे आप और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ोगे, उस वक्त आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये। जब फॉर्मूलाज आपको पता होगा तो आप इजीली डायमेंशंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो कुछ पॉइंट्स हम नोट करते हैं डायमेंशंस के अंदर जो हेल्पफुल होगी आपके लिए जब आप क्वेश्चंस बनाओगे। तो बच्चों ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डायमेंशंस के अंदर जो आप एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, होपफुली इट इज़ विजिबल। मैं एक बार बोल देती हूँ। पहला आपका है मैग्नीट्यूड आर नॉट कंसिडर्ड। जब आप डायमेंशंस निकालते हो तो मैग्नीट्यूड कंसिडर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा है फ्यू फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होती हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। साइन थीटा डायमेंशनलेस है, कॉस थीटा, टेन थीटा, लॉग एक्स ई टू द पावर एक्स सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मस्ट बी डायमेंशनलेस। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का मतलब है साइन x1, ये जो x1 वाला टर्म है ये वाला, ये डायमेंशनलेस होगा। यहाँ पे x2 डायमेंशनलेस है, यहाँ पे x3 डायमेंशनलेस है। इनफैक्ट किसी चीज़ की पावर होती है ना, पावर हमेशा डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डायमेंशनलेस, ये क्लियर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ क्वांटिटी कैन हैव यूनिट बट नो डायमेंशंस, अभी देखा हमने, बट क्वांटिटी दैट हैव डायमेंशंस मस्ट हैव यूनिट। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन हैव सेम डायमेंशंस। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी एग्जांपल में हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, 1 अपॉन टाइम, यानी टाइम की पावर क्या होती है, -1 होती है टाइम में। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। थीटा क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ओमेगा की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, सिंपली t टू द पावर -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा, ये क्या, इनकी क्या है, ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है पर इनकी डायमेंशन क्या है, सेम है। एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस, तो चलिए इसे भी कवर कर लेते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। यदि आपके पास कोई इक्वेशन है तो आप बता सकते हो दैट वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो बेसिकली यूज करता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई रैंडम से इक्वेशन है x + y = z, देन डायमेंशन ऑफ x शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ z। ठीक है, तो इसे यूज़ करके हम किसी इक्वेशन के करेक्टनेस को बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक काइनेमेटिक्स में एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन से, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut + ½ at²। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है,
ए है एक्सेलरेशन। तो देखते हैं, चलो इस इक्वेशन में अगर ये करेक्ट इक्वेशन है तो इसकी भी डायमेंशन हर टर्म की इक्वल होनी चाहिए। तो देखते हैं, एस का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू यूटी का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एस का डायमेंशन कितना है, लेंथ में 1 है। ठीक है, चलो यू का डायमेंशन क्या होता है, एल टी पे माइनस हाफ और टी का डायमेंशन तो टी पे 1 होता है। हाफ क्या एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ पे 1 एंड टी पे टाइम पे -2। यहाँ पे टी पे 2 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टी पे माइनस हाफ और टी पे 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। टी पे -1 का मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर में है, दोनों कैंसिल हो गया टर्म। ये पे यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि चलो इस करेक्ट इक्वेशन का भी डायमेंशनली करेक्ट है। देख सकते हैं हम यहाँ पे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब बच्चों यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि अगर मैं इस इक्वेशन में इस हाफ को यहाँ से इरेज कर दूँ, इस हाफ को मैं यहाँ से इरेज कर दूँ, तो क्या अभी आपके डायमेंशनल एनालिसिस पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या अभी भी ये इक्वेशन आपका करेक्ट है? देखो चेक करके, क्योंकि मैंने एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट हटाया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब उसका डायमेंशनली वो इक्वेशन अभी भी करेक्ट है। बट ये इक्वेशन अभी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। जब इस इक्वेशन को आप पढ़ोगे तो देखोगे कि यहाँ पे हाफ होना चाहिए, यानी वी कैन से दैट अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली करेक्ट। तो यहाँ पे हमारी पहली लिमिटेशन है। ठीक है, तो एक काम करो, साइड बाय साइड आप लिमिटेशन भी लिखते चलो, यहीं पे साइड बाय साइड हम लिमिटेशन भी लिख लेते हैं। A dimensionally correct equation need not be actually correct। ठीक है, यानी डायमेंशनल एनालिसिस किसी भी इक्वेशन को चेक करने का पहला स्टेप है। अगर कोई इक्वेशन पहले स्टेप पे ही रॉन्ग हो गई तो उसको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट है तो हम फॉर श्योर नहीं कह सकते कि वो इक्वेशन करेक्ट ही होगी। हमें क्या करना होगा, उसको फर्दर चेक करना होगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ से आप देख रहे हो कि ये इक्वेशन क्या है, यहाँ से करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ये रॉन्ग हो गई। अगर हाफ हट जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा टू एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। यानी बेसिकली हम कोई फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है हमारे पास कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें फॉर्मूला निकालना है, डराइव करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी और किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें निकालना है और हमें ये पता है कि सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड डिपेंड कर रही है सिंपल पेंडुलम के लेंथ पे डिपेंड कर रही है, अच्छा बॉब के मास पे डिपेंड कर रही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो इसका फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। हम क्या लिखते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू एक अननोन कांस्टेंट यहाँ पे ऐड करते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है के, ये हम यहाँ लिखते हैं, और एक अननोन वेरिएबल है, तीनों के पावर में लिखते हैं। सपोज ए बी सी आर दी अननोन वेरिएबल, इनको हम पावर में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता कि टाइम पीरियड मास लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हो सकता है कि मास वाली टर्म डिनोमिनेटर में हो, उस वक्त ए की वैल्यू आ जाएगी -1। हो सकता है लेंथ स्क्वायर में हो सकता है जी रूट ओवर हो, तो यहाँ पे सी की वैल्यू हाफ आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमने एक अननोन वेरिएबल पावर में ले लिया है। तो चलिए इसको हम डायमेंशनली हम देखते हैं कि इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करके हम देखते हैं, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट साइड में डायमेंशन क्या आएगा हमारा, टी का डायमेंशन, हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी के डायमेंशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एम पे 0 एल पे 0 टी पे 1 लिख सकते हैं।
अब इस जगह पे k क्या है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है, लिखने की ज़रूरत है नहीं। मास पे पावर है, मास में डायमेंशन है a, लेंथ में डायमेंशन है b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या डायमेंशन होती है एक्सेलरेशन की, लेंथ पे 1 और टाइम पे -2 और टू द पावर c। चलो इसको और क्या लिख सकते हैं, m पे a, l यहाँ पे है, l पे पावर b, l पे पावर c, तो l पे पावर क्या लिखते हैं b प्लस c, यहाँ से t पे पावर क्या लिख सकते हैं -2c। अगर हम इसे और इसे इक्वेट करें तो a इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, b प्लस c इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा और -2c इज़ इक्वल टू हाफ हो जाएगा। इन तीनों इक्वेशन से हम तीन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू तो 0 आ गई, यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे तो -हाफ आएगा, -हाफ, और इस जगह से अगर b की वैल्यू निकालेंगे, c पुट करेंगे इसमें, तो b की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तीनों वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू k, मास की पावर कितनी है 0 है, लेंथ की पावर कितनी है हाफ है, और g की पावर कितनी है -हाफ है। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा k। हाफ किसी भी चीज़ की पावर होती है तो क्या हो गया वो √l, g में g की पावर -हाफ है तो ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में √। तो ये आ गई आपकी टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अगर टाइम पीरियड जब देखोगे सिंपल पेंडुलम पढ़ोगे तो देखोगे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम अननोन एक कांस्टेंट है जिसको हम डिराइव नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे आता है हमारा सेकेंड लिमिटेशन कि हम किसी भी अननोन कांस्टेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो लिख लीजिए, डायमेंशनलेस कांस्टेंट cannot be calculated। ठीक है, यानी कोई फॉर्मूला अगर डिराइव कर रहे हो तो वहाँ पे आप डायमेंशनलेस कांस्टेंट को नहीं निकाल सकते। ठीक है, चल ये एक बात हो गई। अच्छा, इसी में आप दूसरी बात देख लो, अगर मैं आपको एक इक्वेशन देती हूँ, जैसे ऐसा नहीं कि आप हमेशा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, इसकी भी लिमिटेशन है। जैसे अगर मुझे ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रही है इनिशियल स्पीड पे, इनिशियल वेलोसिटी पे, टाइम पे डिपेंड कर रही है जितने टाइम में मोशन हो रहा है, और डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन पे। हमें पता है कि ये वाली क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रही है इन तीनों क्वांटिटी पे, तो क्या हम ये वाले रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डिराइव कर सकते हैं। एक बार खुद से आप ट्राई कर लो इसको, उसके बाद मैं बताऊँगी कि इसमें एक और लिमिटेशन बताऊँगी, खुद से ट्राई करके देखो। चलो एक बार देख लेते हैं। पुराने वाले तरीके से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू k u पे पावर x, t पे पावर y एंड e पे पावर z, लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके डायमेंशन को अगर इक्वेट करते हैं तो l s क्या है, l है डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ पे पावर 1 होगा, m पे 0 और t पे 0। चलो, k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, दैट मीन्स l(t)-1, टाइम y, a है एक्सेलरेशन, दैट मीन्स l(t)-2 होल टू द पावर z। ये हुआ। चलो अब फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ कर लेते हैं। l पे पावर कितना होगा फाइनली, x यहाँ पे है और यहाँ पे z है, तो लिख सकते हैं x प्लस z। चलो t पे कितना पावर है फाइनली, t माइनस एक्स, यहाँ पे y है और यहाँ पे -2z है, तो क्या है -x प्लस y -2z। ठीक लिखा है। चलो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास दो इक्वेशन आएगा फाइनली। क्या इक्वेशन होगा, x प्लस z इज इक्वल टू 1 होगा और यहाँ पे टाइम में 0 है, दैट मीन्स -x प्लस y -2z क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहीं पे देख रहे हो कि हमारे पास दो इक्वेशन है और हमारे पास अननोन वेरिएबल कितने हैं, 3 है, यानी दो इक्वेशन है 3 वेरिएबल है। निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते हो, लेकिन चलो फिर भी हम फिर भी कोशिश करते हैं निकालने की। अच्छा, u t है और a t कैनॉट बी टी वाई। अच्छा, मान लो यहाँ पे मैं ये अज्यूम करती हूँ कि x 0 है,
कर सकते हैं अज्यूम, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो किसी भी एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। चलो मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0, तो इस जगह से z की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को मैंने 0 अज्यूम किया है, z की वैल्यू 1 आ चुकी है यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ गई 2। चलो इसे हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास s का क्या फॉर्मूला आने वाला है, k, x को हमने 0 पुट कर दिया तो ये टर्म चला गया। अच्छा y की जगह पे क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो t² लिख दिया, और a की जगह पे क्या लिखना है, z1 है, a लिख दिया। s इज इक्वल टू AT²। अब देख रहे हो ना, यानी हमारे पास फाइनली कौन सा इक्वेशन आता है, ये वाला इक्वेशन आता है। चलो नेक्स्ट केस में अगर हम x को 0 ना लेके, अगर हम t को नहीं लो, x को 0 ना लेके अगर हमने z को 0 लिया, अगर हमने नेक्स्ट केस में z को 0 लिया, तो आप देखोगे, करके देखना खुद से कि s इज इक्वल टू KUT आता है। अब देखना करके ये वाला इक्वेशन आएगा, यानी अब देखो दोनों इक्वेशन सेपरेटली आ रहा है, वो भी तब जब हमने एक किसी वेरिएबल को हमने अपने मन से 0 ले लिया है, ठीक है। तो ये आ सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटीज़ पे अगर किसी मल्टीप्लिकेशन में या पावर के रिलेशन में है, तभी हम किसी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, अदरवाइज प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम थर्ड लिमिटेशन लिख सकते हैं, लिखो थर्ड लिमिटेशन, इट इज़ useful only if physical quantity depends on It is useful only if physical quantity depends on other quantities by multiplication and power relation। ठीक है, ये आपका 3 लिमिटेशन हो गया और ये 2 एप्लीकेशन लिखा हमने। चलो थर्ड एप्लीकेशन भी लिख लो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यानी एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ Q इज इक्वल टू NU। ये मैंने आपको यूनिट वाले चैप्टर में पढ़ाया है। ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। चलो इसे समझ लो एक बार फिर से, क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है। यानी हम लिख सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑब्जेक्ट की मास है 4 किलोग्राम, उसे हम CGS सिस्टम में लिख सकते हैं 4000 ग्राम। अब बच्चों यहाँ पे 4 किलोग्राम 4000 ग्राम दोनों क्वांटिटी सेम है ना, दोनों का बस रिप्रेजेंटेशन चेंज हुआ है। एक जगह पे जहाँ पे SI सिस्टम की बात हम करें तो वहाँ पे हम N1 की जगह पे 4 लिख रहे हैं, U1 की जगह पे 1 किलोग्राम लिख रहे हैं, और CGS सिस्टम में N2 की जगह पे 4000 लिख रहे हैं, U2 की जगह पे हम 1 ग्राम लिख रहे हैं। लेकिन दोनों ही सेम है, क्वांटिटी सेम है, पर हम रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। चलो इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 का यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, मान लो आपके पास क्वेश्चन है, G की वैल्यू दी हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दिया हुआ है, और आपको इसे कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। आपको इसे CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, इसकी यूनिट चेंज करनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम फिर से क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं N1 की जगह पे 9.8 रखती हूँ और U1 की जगह पे मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखती हूँ। चलो N2 हमें नहीं पता, ऐसा लिख लो। U2 क्या होगा, यानी CGS सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो पता है आपको ना, CGS सिस्टम में क्या होता है, सेंटीमीटर हो जाता है, लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं।
चलो अब यहाँ से हम n2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। n2 को क्या लिखेंगे हम इस वाली इक्वेशन में, s स्क्वायर क्या सेकेंड स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया। n2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 9.8 इंटू मीटर, सेंटीमीटर आ गया नीचे सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर है नीचे सेंटीमीटर है, सेम कर दो यूनिट को, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या सेंटीमीटर को मीटर में। 9.8 इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, कैंसिल। तो फाइनली n2 की वैल्यू कितनी आ गई, n2 की वैल्यू आ गई हमारी 980। यहाँ से आप n2u2 लिख सकते हो, n2u2 क्या हो जाएगा 980, u2 क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी क्या है आपकी यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये क्या आ जाएगी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देख लिया यूनिट कन्वर्जन हम कर सकते हैं। अब बच्चों मैंने यहाँ पे सिंपली यूनिट कन्वर्ट करने के लिए कोई डायमेंशन नहीं लगाया है, तो बुक्स में बच्चों डायमेंशन का यूज़ किया गया है। यहाँ पे बेसिकली इक्वेशन यही यूज़ किया उन्होंने, लेकिन u1 u2 को स्क्वायर ब्रैकेट में डाला, यानी यहाँ पे डायमेंशन की बात हुई है। MLT का यूज़ करके फाइनली यूनिट को कन्वर्ट किया गया है। तो डजेंट मैटर, कोई सा भी तरीका यूज़ करो, आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो तरीका अपनाओ, आंसर आना चाहिए आपका। मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।